ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सिटी 42 की स्पेशली ट्रांसमिशन में मेहमानों के आने जाने का सिलसिला जारी है और मेजबान भी हमें जो है भट्ट साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप लेट कैसे हो गए? बस सना मैं पता नहीं क्या हो गया। ईद के दिन तो ट्रैफिक भी नहीं होती, आजकल तो शहर की सड़कें बहुत साफ हैं। तैयारी में देर लगा दी? नहीं, मैं आपको पता ना, थोड़ा जज्बाती आदमी हूँ, तो बस दिल ऐसे ही हो रहा था। आपको पता है सब लोग आपको मिस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आज कहाँ पर हैं ज़ुहैब। कल वाली ट्रांसमिशन में तो आप नजर आ रहे थे, आज क्यों नहीं नजर आ रहे? अच्छा, आप मिस कर रही थी कि नहीं कर रही थी? नहीं, मैं तो कर ही रही थी, अब लोग भी आपको देखना चाह रहे थे, पूछ रहे थे। आपकी मोहब्बत और आपका प्यार है, बस वो थोड़ा सा कुछ ऐसा काम आ गया, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए, जिसकी वजह से मैं। तो ये तो सभी की जिंदगी में होता है जी, आपको जरूरी काम कहीं ना कहीं कभी भी अचानक आ जाते हैं तो वो भी आपको करने पड़ते हैं, अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है। लेकिन तो आपकी मौजूदगी में मुझे कोई मिस नहीं करेगा। चलिए जी, हमने कोशिश ये की थी कि मेहमान हमारे इतनी रौनक लगा दें कि हम अच्छे तरीके से अपनी इस ईद की ट्रांसमिशन को लेकर चल सके। नए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ मैं कराती चलूँ जी। हमारे साथ सबसे पहले आप सभी लोग जानते भी हैं, चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद हैं। उनके साथ ही साथ मैं तारुफ कराती चलूँ गुलाम अली साहब के साहबजादे आमिर गुलाम अली साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, और आप सब लोगों को भी और तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। डॉक्टर साहब खैर मुबारक जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं भी वैसे आपके साथ इस शिकायत में शामिल हूँ कि ज़ुहैब साहब कहाँ थे। डॉक्टर साहब आपके आते ही ज्वाइन तो कर लिया। नहीं, बस मुझे तो खुशी हुई है ना कि इनको देख के। डॉक्टर साहब, ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है, कैसी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम है। कुर्ता बड़ा अच्छा पहना हुआ है ये आमिर भाई, इन्होंने कुर्ता पहना है, लाहौरी कुर्ता है। हाँ जी माशाल्लाह। मैंने कहा कि जरा ट्रेडिशनल चीजें, आज ईद है तो ईद का। जरा ये बताइए कौन सा कुर्ता है, इसे क्या कहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, ये मेरी बेगम ने मुझे। इसको तरीजों वाला कुर्ता कहते हैं, इसमें तरीजें होती हैं। कढ़ाई वाला भी है, कढ़ाई तो है, इसमें तरीजें हैं। क्यों आमिर भाई, तो नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल तरीजा वाला, जो इधर आपके शोल्डर पे है ना, ये तरीजें हैं। ये टिपिकल लाहौर स्टाइल का कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है। ट्रेडिशनल ड्रेस आपकी वाइफ ने यानी आपको ईद पे आज लाहौरी कुर्ता पहना है। इन्होंने इतनी तारीफ किया, अब मेरा फर्ज बन गया कि मैं इनको भी पेश करूं। आमिर साहब को भी पेश करूं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सही जी। तो अमजद साकिब साहब ने तो गिफ्ट की ऑफर भी करा दी है। कैसे ईद के दिन का आगाज किया आमिर साहब? ये ईद एक्चुअली ये ईद इज़हार होती है, जो कुर्बानी की ईद है, तो इसमें तो ईद का आगाज़ जो है कुर्बानी से ही होता है। बिल्कुल। और एक जज्बा होता है कि इस ईद पे जो मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ इस ईद पे स्पेशली, कि इस ईद पे एक बड़ा ना एक सब्र सा पैदा होता है अंदर में, और उसमें उसको आपको ये जज्बा आता है कि आप जो चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते वो भी आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल आई कांट सी के ज़िबा हो रहे हैं बच्चे या गाय या बकरे वगैरह, तो बचपन में मैं ज़ुहैब भाई देखता था तो उस वक्त एंजॉय करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद म्यूज़िक ने थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है। तो वो जब कुर्बानी हो रही होती है तो मैं अपने बच्चों को या भाई को कहता हूँ कि आप करें, तो आगाज़ इसीलिए होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि हम में सेक्रीफाइस का जज्बा पैदा हो, हम में सब्र का जज्बा पैदा हो, और अल्लाह पाक और हमारा दीन भी यही कहता है कि आप अपने लिए भी जिए लेकिन लोगों के लिए भी जिए, और अपने में सब्र और आपने जहाँ लोगों के लिए जीने की बात की, डॉक्टर साहब आप तो इस कार खैर में पेश हमेशा से रहते हैं। नहीं, मुझे तो खुशी हुई इनकी बात सुन के कि ये हमारी बोली बोल रहे हैं, हमारी बात कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, खुद भी ये इनके वालिद तो ये भी लोगों को मोहब्बत ही देते हैं ना, सुर से, संगीत से, गज़ल से, गायकी से। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाती है, सुकून आता है, सुकून आता है। आप काम से थक जाएं, परेशान हो तो मौसीकी आपके कानों में रस खोल देती है। और मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊं, इनके वालिद का नाम तो है ही है। भाई को आपने सुने ना कभी आप, तो आप इनके फैन हो जाएंगे। मैं इनका फैन हो गया हूँ। मैं भाई का फैन हूँ। भाई इतना खूबसूरत गाते हैं, और जो गाते हैं वो ऐसा लगता है कि दिल से गा रहे हैं, और उनके एक्सप्रेशन पे, उनकी चेहरे पे और उनकी आवाज में। अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं फौरन कैसे कह सकती हूँ कि हमने गाना सुनना है, हम आगे जरूर सुनेंगे, अपने लाहौरियों को भी सुनाएंगे। डॉक्टर साहब, अखुवत फाउंडेशन हर एक स्पेशल इवेंट पे कुछ स्पेशल करती है, तो ये बड़ी ईद पे स्पेशल अखुवत फाउंडेशन? जी, बड़ी ईद पे एक तो जो बहुत पहले चीज़ें हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कर्ज़े देना। अब तो हमने घरों के लिए कर्ज़े देना भी शुरू कर दिए हैं। ये मैंने भट्ट साहब को कहा है कि ये सारा दिन लाहौर की गलियों में घूमते हैं, तो जहाँ कहीं को ज़रूरतमंद जिसको 20 लाख तक के लिए कर्जा चाहिए अपने घर की तामीर के लिए, ये निशानदेही करेंगे, हम उनको भी देंगे।
तो ये तो रूटीन के काम चल ही रहे हैं। वैसे अनाउंसमेंट कर देना, आप अनाउंसमेंट, दुनिया आपको सुन रही है, आप उनको बता दें कि अगर किसी को 20 लाख तक कर्जा चाहिए, जो भी आपकी ये है, एक दफा अनाउंस कर दें। ये देखें, ये हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि वो अखुवत और बहुत सारे और अदारों के साथ मिलके ये ऐसे मुस्तहिक लोगों को ढूंढेंगे, और वो जो कामयाब पाकिस्तान के नाम से एक बहुत बड़ी स्कीम है कि हर शख्स को घर मिलना चाहिए। तो 20 लाख रुपए तक के लिए जो कर्ज़ा है वो बहुत ही आसान शराइत पर 13-14 हज़ार रुपये उसकी एक किस्त होगी महीने की, और वो 15 से 20 साल तक बच्चा अदा किया जाएगा। लेकिन आपने बंदे वो देने हैं जो घर डिजर्विंग हो, और वो इससे ये कौम का पैसा है ना, ये सही दुरुस्त इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, ये नाम मैं आपको इंशाल्लाह जरूर दूंगा, क्योंकि हमें लोग मिलते हैं, हमें लोग रास्ते में कहते हैं, बात करते हैं, तो मैं अक्सर भी आपको रिकमेंड भी करता हूं। नहीं सर, नहीं, अब तो ये हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इसके लिए बहुत बड़ी रकम मुख्तस की है। तो कामयाब पाकिस्तान के नाम से वज़ीर ख़जाना ने ऐलान भी किया है, शौकत तरीन साहब ने। तो हम चाहेंगे कि मुस्तहिक तक उसका हक पहुँचे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला उसमें कोई उनको तकलीफ़ नहीं होगी। और बड़ी जो पहले मुश्किलात थी ना कि जी टाइटल कैसा है और इसको गिरवी रखवाएं, तो वो कुछ बहुत आसान शराइत बन गई हैं। कोई भी आदमी, आमिर भाई आपने भी अपने संगीत के जितने दोस्त हैं ना, अगर घर की तलाश में हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला जिस हद तक मुमकिन हो हुकूमत के तवस्सुत से ये पैगाम उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका जो सवाल जो है कि इसमें ख़ास क्या किया, इस दफ़ा हमने कई 100 जानवर जो थे उनकी कुर्बानी की है। ज़बरदस्त। और ये लोगों ने हमें पैसे दिए, तो हमने कहा कि जी आप पैसे हमें दे रहे हैं, लेकिन ये ना तसव्वुर करें कि हम 1/3 गोश्त आपको देंगे। सही। इस शर्त पे लेंगे कि सारा का सारा बकरा या सारी की सारी गाय मुस्तहिक लोगों में तकसीम की जाएगी। यानी हम भी जिम्मेदारी, तो ये तो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मैनेज करते हैं? हमने वो हमारे पास जो लोगों ने ये पैसे भिजवाए, उनके ज़रिए से हमने बेहतरीन जानवर ख़रीदवाने वाले लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ निज़ाम हैं, अदारे हैं, तो हमने वो ख़रीदे, फिर उनको साइंटिफिक अंदाज में और शरई अंदाज में उनकी कुर्बानी की जो ज़िम्मेदारी पूरी की गई। और उसके बाद हमें खुशी ये हुई कि हमने वो गोश्त जो है ये फ्रिज की जीनत नहीं बनने दिया, किसी डीप फ्रीज़र में नहीं रखा गया, वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा। वो ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाईजान ईद के ईद गोश्त मिलता है। बिल्कुल आपने सही तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनको अगर मिल जाए तो वो उनके दिल में क्या राहत आएगी, क्या खुशी आएगी। तो ये एक खसूसी काम था इस ईद के दिन, और अभी भी हमारे दोस्त लगे हुए हैं, 3 दिन तक ये गोश्त तकसीम होता रहेगा। और जिन लोगों ने दिया, हम तो मामूली लोग हैं, तकसीम करने की ज़िम्मेदारी है ना। असल कुर्बानी तो उनकी है जिन्होंने ये पैसे भेजे और अखुवत पर एतमाद किया। और फिर हमारे तो कितने पैसे ले रहे थे कुर्बानी के देने के लिए? सर वो मेरा ख्याल है 23,000 रुपये के लगभग थे, या 22,500 थे एक बकरे के लिए, और 73,000 रुपये थे गालबन, जिसमें कुछ हिस्से होते हैं गाय के लिए। सही। तो वो सारी की सारी मेहनत हमारे लोग करते हैं ना, कि उसको ढूंढना, फिर अच्छा जानवर लेना, बेहतरीन कुर्बानी के अहल भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही। कुर्बानी, हमारे दोस्त ने फरमाया कि ये यौम ईसार है, ये ईसार के दिन है। तो ईसार या कुर्बानी अल्लाह की राह में वो अल्लाह के मर्तबे के करीब तरीन होनी चाहिए ना, खूबसूरत चीज़ होनी। ये तो नहीं कि जो उठा के ये चीज़ गंदगी है हमने दे दिया कि ये कुर्बानी है या ये ईसार है। जब अल्लाह से फिर दोस्ती करनी है तो फिर बड़ी चीज़ कुर्बानी, मोहब्बत को असल मायनों में निभाना भी है। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और फिर जैसा कि हमने कहा जी, हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, और जिस तरह जुहेब इतनी तारीफें कर रहे हैं, हम कुछ सुने ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्रेक की तरफ चलें। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं हमें ज्वाइन कीजिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और आपके घर स्पेशल पकवान बन रहे हैं, स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। हमने अमजद साकिब साहब से बात की और बहुत दिल खुश होता है जुहेब जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो दूसरों की खिदमत के जज्बे से सरशार होते हैं। कैसा महसूस होता है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और डॉक्टर साहब का तो हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमारी मोहब्बत है ये, और शहर के अंदर भी, शहर से बाहर भी, पूरे पाकिस्तान में। इवन मैं आपको ये बात बताऊं डॉक्टर साहब, अब मुझे इस पे डांटेंगे भी,
कि खान साहब जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स उनसे हैं, वो कहते हैं कि मैंने शुरू किए हैं, हालांकि इनके, लेकिन ये मुझे डांटेंगे इस पे, मैंने पहले ही माजरत के साथ ये बता दिया कि जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो कर्जा हसना का था, घरों के कर्जे का था, इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लोगों को छोटा कर्जा देते हैं, वो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो चल रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब के पास गए और वो लोगों के काम भी हुए। ये बड़ी अच्छी चीज होती है। और एक ऐसा बंदा जो आपके लिए वहाँ मौजूद हो, यहाँ पर ही होता है ना, आप किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल, इनका एक सिस्टम है पूरा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, कैसा लगता है, जैसे कि ज़ुहैब ने मेंशन किया कि आपके प्रोजेक्ट्स थे, और फिर बिलाशुबा आपके लिए तो ये प्राउड का बात होगी कि आपके प्रोजेक्ट्स को इतने बड़े लेवल पे आगे लेके जाया जा रहा है, पहचान बन रही है आपकी। नहीं देखें, ये प्रोजेक्ट किसी के भी नहीं है, नेकी पे किसी का इस्तेहकाक नहीं है, नेकी किसी की मलकियत नहीं है, ये आपकी आजिज़ी, ये तो इनिशिएट करने वाले का नाम तो हमारा ये होता है। देखें, एनजीओ का क्या काम है, सिविल सोसाइटी का काम ये है कि वो एक प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं और पायलट करते हैं। हाँ। उस पायलट को अगर वो कामयाब हो, फिर उसको स्केल पे लेके जाने की जिम्मेदारी या रियासत की है या जो प्राइवेट सेक्टर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बिलासूद कर्ज़ों का, घरों की तामीर का, ज़रई कर्ज़ों का जो काम हमने किया, वो इसीलिए किया गया कि इसको राग़ब किया जाए रियासत को और दीगर अदारों को कि वो भी ये काम करें। तो हम तो गुमनाम सिपाही हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस हुकूमत के जो मिला एज़ाज़ मिला, पिछली हुकूमत को भी एज़ाज़ मिला, तो हम गैर सियासी बुनियादों पर काम करते हैं। बट सब जानते हैं कि हमारा ना हमें नाम की ख्वाहिश है, ना हमें किसी और चीज़ की इक़्तिदार की। तो यही एक सिलसिला लेके चलें कि इस मुल्क को खूबसूरत बनते हुए देखना है। आमिर भाई आपको एक बात बताऊं, लोगों ने देखे होंगे ना, दफ्तर देखे होंगे, बड़े बड़े दफ्तर, कोई एनजीओ का भी चलो जो दफ्तर होगा, सर तो मस्जिदें कीजिए, तो मस्जिदें जिबंद नहीं सर। नहीं, मुझे ज़ुहैब भाई बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब से मिलके और इनकी सोच को सुन के और इनके इरादों को जान कर। तो मुझे ऐसा लगा कि अब हमारा जो एक लो तबका है, उसके लिए भी कुछ रोशनी की किरण इन्होंने जो है ना पैदा करने की कोशिश की है। बस अब आपने हमारा साथी बनना है जी, इंशाल्लाह ज़रूर। और मैं इंशाल्लाह ऐसे कामों में बड़ा दिल करता है कि, और स्पेशली मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं, ईद के शोज़ भी चल रहे हैं, तो मैं अक्सर यही कह रहा हूँ कि हम लोग तो सारा साल खाते रहते हैं ज़ुहैब भाई, डॉक्टर साहब, तो ये ईद स्पेशली मैं समझता हूँ कि उन लोगों को लिए खाना चाहिए जो उनको कभी कभी जिनको मिलता है खाने के लिए मीट या गोश्त या मटन या बीफ, तो हम तो यूज़ होते हैं खाने के, लेकिन मेरे ख्याल में इस ईद पे उन लोगों का हक ज़्यादा बनता है जो बहुत मुश्किलों से इन चीज़ों को अफोर्ड करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो जितनी भी कुर्बानी हो वो गरीबों में तकसीम करें। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपने खाने पीने की बात की, मुझे लगता है आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। हाँ जी, शौकीन तो हर बाज़ौक़ इंसान होता है खाने पीने का, और हमारा जो काम है गाना, तो उसमें ये चीज़ बड़ा एक मुहावरा सा बन जाता है कि अच्छा खाना और अच्छा गाना, हाँ। ये दोनों हमारे काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मैं खाना सेलेक्टिव खाता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा खाता हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं बट साहब का जोड़ नहीं कर सकता। बट साहब का जोड़। मैं एक बात बड़ी कहना चाहता था, आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। मुझे ऐसा लगता है ये हम जो इस जगह जहाँ पर भी हैं, अल्लाह ताला ने हमें हैसियत दी है, ये अल्लाह ताला की देन है और हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कहते थे कि बट जिथे तू बैठा है आज, सोच इत्थे वो बैठा होए जेड़ा तेरी गड्डी चला रहा है। अल्लाह ताला ने तेनू इज्जत बख्शी है ते तेनू ओदा शुक्रगुजार होना चाहिए। ओ बादशाहां दा बादशाह है, अगर उन्हें तेनू देता है ना, ते तू ओदी मखलूक दा ख्याल रख, क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्लाह लेके आजमा लेता है ना, बाज़ दफ़ा दे के आजमाता। जब दे के आजमाता है ना, वो बड़ी बड़ी आजमाइश होती है। और यही मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म और अपने सीएम से गुजारिश भी करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये जब मिल जाए इज्जत, शोहरत और इक़्तिदार, इसका हिसाब बड़ा सख्त होता है, बहुत सख्त। मैं आपको इस पे लतीफ़ा सुनाऊंगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। इतनी सीरियस बात के बाद हाँ, इसके लतीफ़ा है इसके ऊपर, बड़ा मज़ेदार है। आमिर भाई आप एंजॉय करेंगे। हाँ जी। एक बादशाह था, उसको किसी ने आके कह दिया, बादशाह जरा थोड़ा इमोशनल भी था, उसको किसी ने आके कह दिया, बाबा गुजर रहा था, उन्हें क्या, तेनू अल्लाह ने इक़्तिदार देता है ना, तेरा कब्र च हिसाब बड़ा सख्त होना है। अब बादशाह को वो बात ज़हन में बैठ गई, उसने कहा यार पता नहीं की होना है मेरे नाल। मैं वो बादशाह को जुस्तजू बढ़ गई कि मैं अब जानू कब्र में क्या होता है। उसने ऐलान करा दिया, जो मेरी कब्र में एक रात लेटेगा मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। सही। और उसको अपनी आधी, यानी कि हर चीज में शराकतदार कर लूंगा अपने इक़्तिदार में। सारी जगह दौड़ाई गई, लेकिन कब्र का नाम सुन के हर बंदा डर गया। उन्होंने कहा नहीं, कब्रें पै जाना है।
तो नहीं अस्सी नहीं कहा नहीं करना। एक डरिया था, उसके पास एक गधा था, उसने कहा यार मेरे पास कोई है कुछ नहीं, मैं वैसे ही बेचारा फारग हूँ, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं लेट जाता हूँ, कब्र में लेट जाता हूँ। वो गया, उसने बादशाह को कहा, बादशाह ने उसे अपनी कब्र में लिटा दिया। फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा जी हिसाब शुरू करो। जब उन्होंने कहा हिसाब, उन्होंने कहा यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसका क्या हिसाब है, ऐसे जन्नत में भेज दो। मैंने कहा ठीक है। जब भेजने लगे तो एक फरिश्ते ने कहा नहीं रुको एक मिनट। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने रजिस्टर अपना इधर किया। उसने कहा यार इसके पास एक गधा था और इसने गधे को खाली पेट मारा था बेवजह, इसने अपना गुस्सा उस पर निकाला था। मैंने कहा अच्छा, और लाओ छितर लगने शुरू हो गए। उसने कहा आप खत्म हो गए? उसने कहा हाँ। कहते नहीं थोड़ा कुछ और भी है, इसको खाने के पैसे मिले, इसने खुद खाना खा लिया, इसने गधे को खाना नहीं खिलाया, गधा इस पे मुनसर था। उसने कहा अच्छा, फिर लाओ छितर लगने शुरू हो गए। सुबह हो गई, सुबह को यूं करके आए लोग, उन्होंने कब्र खोदी, इसने अंदर से उन्होंने कहा चीखे मार के निकला। वो कहता है एक खोते थे मैंने सारी रात छितर पे ने, अगर सारी सल्तनत मिल गई तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं नहीं पैदा लेता। अगर अल्लाह ने आपको कम दिया तो वो भी उसकी शुक्रगुजार होना चाहिए कि हिसाब नहीं है सख्त। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने मैसेज भी दे दिया है इसके साथ। एक एक लम्हे का, एक एक दमड़ी का, एक एक सांस का हिसाब देना है। बिल्कुल, और हम भूल जाते हैं ना आमिर भाई। और जब आपको के पास अथॉरिटी हो, जब आप किसी ओहदे पे फायज हो, तो मेरे ख्याल में आप पे ज़्यादा फ़र्ज आयद हो जाता है कि आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं। बेशक इक़्तिदार मिलना या शोहरत मिलना या नाम मिलना मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको मेंटेन करना और उसको सस्टेन करना वो मेन बात होती है। अल्लाह ताला बादशाहत अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला अपनी बादशाहत में जब आपको अपना खलीफा बनाता है या नाइब बनाता है या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, तो वो फिर आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है डॉक्टर साहब, आपके कंधे फिर ऐसी बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना हिसाब दूसरा ही है कि जब आपके पास इतना कुछ आ जाता है तो आंखें बदल जाती है लोगों की। वो कहते हैं ना माथे पे नहीं बल्कि लोग आंखें पीछे लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन भट्ट साहब सदा बादशाही अल्लाह दी है, बिल्कुल, और वही बादशाह हैं कुल कायनात के। ये बाकी बादशाह आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो उस बादशाह को ज्यादा गौर में रखना चाहिए। बिल्कुल, और हर टाइम याद भी रखना चाहिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो जुहेब साहब हम अब कुछ गाना सुन लें। तो गाना बिल्कुल ज़रूर सुने, बल्कि आमिर भाई मुझे बता रहे थे कुछ कहना भी चाह रहे हैं गाने के मुतालिक, और बड़ा अहम है ये आपके लिए। दिस इज़ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर मी। ये बहुत एक अहम गाना मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैं अपने पाकिस्तान के दो ऐसे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करना जा रहा हूँ, जिसमें उस्ताद गुलाम अली खान साहब मेरे अब्बा और उस्ताद नुसरत फतेह खान साहब, जो हमारे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के दो ऐसे लेजेंड्स हैं जो जिनको बच्चा भी जानता है। आपने कब से सिंगिंग स्टार्ट की? बचपन से ही? हाँ जी, इट्स बीन लाइक 15 ईयर्स। अच्छा, तो 15 साल हो गए मुझे तो प्रोफेशनली इस काम को करते हुए। तो अब्बा ही इंस्पिरेशन थे, उन्हीं से ही सीखा? जी, अव्वल और आखिर जो इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए उस्ताद गुलाम अली खान साहब ही हैं। सही। और मैं अपने ऑडियंस को और आप सब लोगों को बताना चाहूँगा जो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ भी हैं लोग, कि वो जितने बड़े फनकार हैं उतने बड़े इंसान हैं और उतने ही बड़े बाप हैं। तो मैंने ऐसे इंसान और ऐसे आर्टिस्ट जो हैं, ऐसे फनकार बहुत कम देखे हैं अपनी लाइफ में। मैं आपकी दुआ से पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुका हूँ, पूरी दुनिया में मैं घुमा हूँ। अच्छा, जब इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हो ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अब मैंने निभाना है, तो किस तरह से ये अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं? मैं समझता हूँ इंसान या कुछ भी उठाने के लायक कोई भी नहीं होता, ये अल्लाह होते हैं जो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें जो है ना वो कर देते हैं मखसूस कि आपने यही करना है। हाँ। तो मैंने लाइफ में अपना बहुत कुछ और करने की कोशिश की, एजुकेशन, बिजनेस वगैरह, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मेरी डेस्टिनेशन था म्यूज़िक को परस्यू करना, अपने वालिद साहब की लेगेसी को परस्यू करना। तो मैं समझता हूँ ये मेरी किस्मत में लिखा था, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला किसी की इस्तिताअत से ज़्यादा उस पर वजन नहीं डालता। बिल्कुल ऐसे। कोई शक नहीं। बेशक। तो शायद अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा था कि तुमने ये करना है, तो मैं वो बुनियाद जो अल्लाह होती ने है इस ना, काबिल बना भी दिया सर। बिल्कुल वो अंदर वाली चीज होती है ना, वो निकल के बाहर ये खुद आप ब लोगों खुद का आ ही प्यार है। और सबसे पहले जो मेरा दिल, जो मेरी फील, जो मेरा दिमाग कहता है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है, आपकी दुआएं मिल रही हैं, तो ये सिर्फ मेरे अब्बा उस्ताद गुलाम अली खान साहब की दुआएं। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब जुस्तजू लग जाती है जब आप कुछ करना शुरू करें, जैसे आमिर कह रहे हैं
कि जब स्टार्ट किया तो एक वो जुस्तजू थी, लगन थी, वो जो बुनियाद होती है ना वो आपको हिलने नहीं देती। तो ये जुस्तजू आप हमेशा से आगे आगे कुछ नया करते रहते हैं, कुछ आगे और भी प्लान है? देखिए मैं कहता हूँ इनकी बात को ही मैं इस तरह से देखता हूँ कि कोई इंसान खुशकिस्मत है जिसको ये समझ आ जाए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे क्या करना चाहिए तो फिर तो वो मेरा इश्क हो गया ना, तो फिर तो मैं ज़िंदगी वक्फ कर दूंगा, फिर तो मेरा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना सब उसी के लिए हो गया। तो यही ये हमारे एक बड़े मशहूर दानिश भाई वो कहते थे कि वो मुकाम जहाँ दिल की ख्वाहिश और आपका फ़र्ज़ मनसबी मिल जाए खुशकिस्मती कहलाता है। जबरदस्त। और इसी जो को आप लोग करना कहते चाहते हैं हैं वही आपका फर्ज बन जाए। माशाल्लाह। हमारे यहाँ होता है क्या जी, एक बंदा बैंक में मुलाजिम है और वो बुनियादी तौर पर एक अच्छा मुसव्वर है, तो वो उसका जो शौक़ और जुस्तजू किसी और तरफ ले जाती है, उसका पेशा मनसब किसी और तरफ ले जाता है, ये दोनों एक हो जाए माशाल्लाह तो फिर गुलाम अली बनता है। मतलब ये फिर एक जुस्तजू की और इश्क की एक इंतहा हो जाती है ना आपको अपने मकसद से। तो हर काम में यही चीज़ हो जाए तो फिर ही ये अल्लाह ताला उसी शख्स को कबूलियत देता है। आपको ये बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं कि जो उनका पैशन है वो उसको पसंद करते हैं, बिल्कुल, और उसी के साथ रहते हैं, तो वो बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है। और मुझे सर ऐसा भी लगता है, मैं अक्सर वो एक पढ़ रहा था इकबाल की नज़म है वो टीपू सुल्तान की वसीयत जी, वो बड़ी मज़ेदार लगती है मुझे। उसमें वो कहता है तू रह न बर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशीन हो तो महमिल न कर कबूल। कितनी बड़ी बात है सर, यानी कि वो कहता है कि जुस्तजू रास्ते की है, मुझे रास्ते पे चलते जाना है, मंजिल तो बहुत सारी आती है, अबूर करते जाएंगे करते जाएंगे। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, मैं आपसे, हमारे पास वक्त कम है, मैं जानना चाह रही थी जो एक पहचान थी वो गज़ल थी आपके ख़ानदान की, तो गाना तो आपने बड़ा अच्छा गाया, मैं चाहूँगी कुछ गज़ल भी हमें गुनगुना के अपनी आवाज़ में सुना दें। बिल्कुल सुनाता हूँ जी। गज़ल तो हमारे ख़ानदान का और हमारे घर की पहचान है, हमारी पहचान है। लेकिन कुछ जो मैं चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर हैं, वो भी हमारी इन बनी हुई चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो, इसलिए मैं थोड़ा सा म्यूज़िक को रिड्यू करता रहता हूँ। सही। तो बाकी डॉक्टर साहब की बात से मैं वो बात पहले ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, मैं ज़रूर सुनाऊँगा कि मुझे लगता है डॉक्टर साहब के इंसान दो ही तरीके से किसी भी काम को पैशन के साथ कर सकता है, वो है या तो शौक़ या मजबूरी। तो जब आप शौक़ से काम करते हैं तो अच्छा होता है, जब मजबूरी में काम करते हैं तो फिर गुजारा होता है। वैसे पाकिस्तान में 90% लोग मजबूरी से ही कर रहे हैं, हर काम मजबूरी से कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब शौक़ से करना चाहिए, इख्तियार, चॉइस, शौक़, हाँ जी, इश्क हो जाए ना फिर मज़ा तो फिर ही आता है। और वो जो काम आप शौक से करें, लगन से करें, इश्क से करें, वो फिर उसका निखार भी एक अलग से ही आता है। नहीं, उसमें फिर सीरियसनेस आती है, नजर आती है लोगों को, मुनफरिद होता है। तो अब हम जी गजल सुन लें और अपने मेहमानों से इजाजत चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से आप खिदमत हल्क में आगे बढ़ते रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद करता रहे। आप भी से मोहब्बत करते रहें, वर्षा भी करते रहें, और हम इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान के चेहरे से जो गुर्बत के निशान है ना, इंशाल्लाह मिटा के दम इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं। आमिर साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ गुनगुना दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको और डॉक्टर साहब को और अपने ऑडियंस को, जो मेरे अब्बा की पहचान और बहुत लोग प्यार करते हैं उस गज़ल से, तो मैं चाहूँगा अगर आप भी मेरा साथ देंगे तो मज़ा आ जाएगा। ज़रूर, हम आपके साथ हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर, सलामत रहे आप। 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है और हम मिलवा रहे हैं आपको आप ही के पसंदीदा मेहमानों से और आपकी ईद को कुछ स्पेशल बना रहे हैं। अब आपकी ईद कुछ स्पेशल इस तरह से भी बनने वाली है
कि हम आपको मिलवा रहे हैं शहर लाहौर के जो करता धरता हैं, और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभा ही रहे हैं, लेकिन अपनी ईद को कुछ स्पेशल आप लोगों के साथ करता धरता अच्छा वर्ड है वैसे ना, बिल्कुल करते धरते हैं, यानी कि ये लाहौर चला रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल लाहौर चला रही हैं जी। और मेरे ख्याल से जब हम अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराएंगे तब लाहौरिये भी मान जाएंगे कि वाकई यही वो लोग हैं जो कि असल मायनों में लाहौर चला रही हैं। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं चलो इंट्रोडक्शन कराते हैं जी। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, और DIG ऑपरेशन साजिद कयानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। साजिद भाई ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। थैंक यू। मैं आपने मुझे बताया आप कश्मीरी हैं जी। तो कश्मीर ईद मनाने जाते हैं या लाहौर में ईद मनाएंगे? हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ भी ईद करेंगे, कश्मीर कैसे जा सकते तो हैं? फिर मैंने ठीक कहना करता धरता है, करता धरता, यानी कि हाँ ये नहीं होएंगे। अपनी ईद छोड़ दी, ये अपनी फैमिली के साथ ईद अगर नहीं आप गुजार रहे हैं तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले समझ। हमने उस्मान भाई से कभी नहीं पूछा कि ये कहाँ के, मैं यहीं का हूँ। अब लाहौर के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं घर तो मेरा मुल्तान में है, लेकिन इंसिडेंटली फैमिली मेरी मुल्तान में अब नहीं है। तो हम लोग जहाँ नौकरी कर रहे होते हैं। बचपन कहाँ गुजरा उस्मान भाई? बचपन मैंने मुल्तान में गुजरा। मुल्तान सराइकी आती है इसका मतलब आपको? समझता हूँ, लेकिन बोली नहीं कभी, जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग वैसे पंजाबी हैं, घर में सिटी में रहते होंगे ना, मुल्तान सिटी के होंगे? नहीं, कल्चर इस तरह का था कि घर में उर्दू बोली जाती थी बच्चों से। अच्छा। तो इस वजह से ना पंजाबी सीखी ना सराइकी सीखी। अलबत्ता मैं जब नौकरी करने सिंध गया तो मैंने सिंधी ज़रूर सीखी। सिंधी आती है आपको? सिंधी, सराइकी और पंजाबी से ज़्यादा अच्छी बोलनी आती है। आप सिंधी अच्छी बोल लेते हैं? पंजाबी और सराइकी दोनों से ज़्यादा अच्छी बोल लेता हूँ। ये नहीं कि अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन गुजारा बहरहाल बेहतर करता हूँ। अच्छा, तो सर आपका बचपन बाग में गुजरा सारा? बाग सिटी में? कुछ बाग में गुजरा, उसके बाद फिर कराची, और उसके बाद फिर CSS मैंने कराची से किया है। ठीक है। पोस्टिंग्स मेरी सारी पंजाब की और इस्लामाबाद की। तो सिटी कौन सा पसंद है आपको? वैसे सारी सिटी बड़े अच्छे हैं, जिसमें सिटी में ऐसे लगता हो कि यार मेरा दिल रहता है यहाँ पे? वो तो ज़ाहिर है हमारा इस्लामाबाद है, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, बट लाहौर की एक अलग खास बात है। वो एक बार जो लाहौर में नौकरी कर ले उसका फिर दिल लाहौर के। मैं वही आपसे पूछने वाली थी, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत कहाँ मिली? देखिए, मोहब्बत कहाँ मिली? हाँ। मुझे नॉर्दर्न एरियाज में, गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा। यार स्वामी दिल तोड़ दिया आपने हमारा। मैं तो कहने वाली दिल थी तोड़ दिया आपने हमारा। लाहौरिये जितना आपको मोहब्बत करते हैं, मैं कहने वाली थी आपने कहा सबसे ज्यादा कहाँ? हाँ, ये दिल टूट गया स्वामी, नहीं दिल टूट गया। देखिए, लाहौर में मैं DCO रहा तकरीबन। इतना प्यार लाहौरियों ने आपसे किया किसी ने नहीं किया। मैं 5 साल रहा गिलगित बल्तिस्तान। देखिए, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। लेट अस एडमिट दिस के हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये जो मोहब्बत थी, ये कैप्टन उस्मान से मोहब्बत नहीं थी, ये पाकिस्तान से मोहब्बत। वहाँ आप थोड़ा सा काम करें, वो लोग आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं कि आपको समझ आती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपने ही सारा कुछ किया, इससे पहले शायद किसी ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्यार नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं है ना, इसलिए ऐसे लगता होगा। नहीं, यकीन आपने थोड़ा सा काम किया, उन्होंने कहा यार। मैं आपको एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात बताऊँ वहाँ की। वहाँ मैं तकरीबन 5 साल रहा हूँ, बल्कि पूरे 5 साल रहा हूँ। वहाँ पर मुझे कभी बेगर नज़र नहीं आया। वो इस तरह की सोसाइटी है कि वहाँ पर फ़कीर नहीं है, मांगने वाले नहीं है। वो इतने खुददार और इतने, हालांकि ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी खुददारी इतनी है और उनकी सोसाइटी इस तरह की क्लोजली निट है बड़ी कि वहाँ पर आपको वहाँ का इंडिजिनस बेगर नज़र नहीं आता। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं दोनों जगह के लिए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक ही बात है, वहाँ पे आपको बेगर, लोकल बेगर नहीं मिलेगा आपको। जबरदस्त। ज्यादा बेगर यहीं से गया होगा। लेकिन लाहौर की अगर बात करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? शहरों में कुछ दूसरे इलाकों से लोग आ जाते हैं, बट वहाँ का नहीं आपको मांगने वाला मिलेगा। आपको लाहौर ने प्यार दिया बहुत। लेकिन लाहौर की अगर बात करें तो प्लीज कह दें यार, जो मैंने पहले बात की है वो ज़रा थोड़ी सी समझ लें कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में की है, लेकिन डेफिनेटली लाहौर ने जितना मुझे प्यार दिया, जितना मुझे इज़्ज़त दी, जितना मुझे नौकरी में लोगों को दिखाया कि कैप्टन उस्मान भी किसी ऑफिसर का नाम है, मेरा ख्याल है वो लाहौर की वजह से मुमकिन हुआ। और जिस पे मैं जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। दोस्तों की, बड़ों की मोहब्बत है, उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से इतनी इज़्ज़त मिली है लाहौर में। ब्यूरोक्रेसी के स्टार हैं, जैसे मूवीज में स्टार होते हैं ना, बड़े ब्यूरोक्रेसी के स्टार हैं। और ऐसे कमिश्नर फर्स्ट ईद है, कैसा दिन गुजरा पहला ईद का? आप तो खास से एक्टिव सेकंड ईद है, छोटी ईद भी गुजारी है। हाँ, छोटी ईद, बड़ी ईद पहली है, डिफरेंट होती है। ईदें सर्विस में ही गुजरी हैं इंसिडेंटली सारी की सारी। तो ख़ास तौर पे लाहौर में जो ईद है उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको ऐसे लगता है जैसे लाहौर शहर के जो मुख्तलिफ काम करने वाले लोग हैं वो आपके घर वाले हैं। आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो लोग ड्यूटी पे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं। बड़ी ईद के साथ एक सिग्निफिकेंट बात यह है कि शहर ने साफ़ होना है, लोगों ने कुर्बानी करनी है, एक अच्छा खासा
वेस्ट जो है वो ईद वाले दिन अदर देन नॉर्मल वेस्ट जनरेट होता है, जिसको कि उठाने के लिए, साफ़ करने के लिए हमारे बेतहाशा लोग काम कर रहे होते हैं। उनकी सारा दिन हौसला अफजाई करना ताकि वो थके ना, उनको ये महसूस ना हो कि हम अकेले काम कर रहे हैं। शहर को भी साफ़ रखना, लोग अपने घरों से बाहर निकल के जब अपने प्यारों से मिलने जाएँ तो उनको कम से कम साफ़ सुथरा शहर नज़र आए। वो सारा दिन इसी काम में गुजरता है। और इंसिडेंटली साथ साथ अस्पतालों का विज़िट होता है, मुख्तलिफ और ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग जो अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मना रहे होते, हम कोशिश करते हैं ईद के पहले 1-2 दिन उनके साथ वक्त ज़रूर गुजारें ताकि उनको ये फीलिंग ना हो कि वो सोसाइटी से कटे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये ईद इस तरह से गुजरती है लाहौर के अंदर। जब भी मेरी ईद गुजरी ऐसी गुजरी और मज़ा आता है इस तरह की ईद गुजारने। साजिद भाई, ये वो फौज में तो एक बड़ा खाना होता है, ये पुलिस में एक दरबार होता है जिसमें ये बड़ी ईद पे इवेंट होता है, उसको दरबार कहते हैं। दरबार भी कहते हैं, बड़ा खाना भी कहते हैं। हमारा भी ईद के दिन जैसे ईद की नमाज़ तकरीबन डिप्लॉयमेंट हमारी सुबह हो जाती है कुछ 4:30 बजे से, जो नमाज़ पढ़ानी होती है तकरीबन 5,500 के मसाजिद में और जगहों में नमाज़ होती है। उसके बाद जब वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर लेते हैं, नमाज 9:30 बजे के करीब हम बड़ा खाना पुलिस लाइन्स में भी रखते हैं और अपनी अपनी फॉर्मेशन में अपने जो जिसको सूट करता है अपने करीब की जगह पे सारे मुख्तलिफ बड़ा खाना करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बड़े खाने में क्या होता है, कोई स्पेशल डिश? बस खाना होता है, वो मुलाकात होती है। मैंने, आपने तो फौज में भी खाया होगा, क्या बड़ा खाने में होता क्या है? बड़े खाने की सिग्निफिकेंस ये होती है कि सब लोग मिल के खाना खाते हैं। उसकी कुछ भी खा लें, कुछ भी। उनका मेन्यू यूजुअली अच्छा होता है, रिच होता है। उस दिन बिरयानी भी बनती है, गोश्त भी बनता है। उसका जो एक्चुअल फ्लेवर होता है या जो नाम उसका सिग्निफिकेंस है वो यही है कि तमाम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और उसको उस दिन को ख़ास तौर पर इसलिए बड़ा खाना या उस इवेंट को बड़ा खाना इसलिए कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत। तो ईद की मुलाकात भी होती है सब। आपको एक खूबसूरत बात बताऊं, भाईजान कश्मीरी है ना, तो इनसे पूछें इन्होंने कश्मीरी खाने कौन से इनको पसंद है, कश्मीरी खानों के नाम भी पूछें, बड़ा मजा आएगा आपको। जरूर बताइए कौन सा खाना कश्मीरी पसंद है? वो गुश्ताबा पसंद है, गुश्ताबा पसंद है, हरीसा भी वो करते हैं, लेकिन वो जो है ना उनकी एक्सपर्टीज बनाने की वो मकबूजा कश्मीर वालों की ज्यादा है, हमारी तरफ थोड़ी कम है। जो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे है वो चूँकि ज़्यादा अर्बनाइज्ड हो गए हैं या लोग मुल्क से बाहर काम करते हैं, जम्मू की ज़्यादा है उसमें, जम्मू के वाले लोगों के खाना, उनका खाना बहुत अच्छा है। वो कुछ डिशें तो ऐसी हैं जो 3-3, 4-4 दिन पकती रहती हैं। रोगन जोश पकता है 3-3, 4-4 दिन रोगन जोश बनाते हैं, वो बड़ा मज़ेदार खाना होता है। तो आपको लाहौर का खाना कौन सा पसंद है? इधर तो वो शहर वाले खाने सारे ही पसंद है। पावे खा लिए आपने? सारा कुछ खा लिया, खद भी खा ली है। अब हम अगर 6 महीने आपकी खिदमत करते हुए हो गए तो आपके खाने तो खाने हैं। खद खाई है आपने? सारी चीज़ें खाई। भाईजान बताएं खद क्या होती है? आप डीजीपी फूड अथॉरिटी भी रहे हैं। मैं अब थोड़ा सा चेंज हो गया हूँ। खद का तो बताएं इनको, खद होती क्या है? अब तो इनको खिला के दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। खाने के बाद पता चलेगा इनको। खाने के बाद ये जो बकरे की गाल होती है ना, इसे खद कहते हैं। खाई आपने? ये नहीं इतनी ज़्यादा, मतलब ज़रा आप काम इतना ज़्यादा होता है कि टाइम भी थोड़ा कम होता है। फिर ये कोविड की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको पता है वो लिमिटेड हो गई हैं, लेकिन जितना मौका मिलता है साथ साथ ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर साहब की तरफ आते हैं। मुझे लगता है आप इतने खाने पीने के शौकीन नहीं, क्योंकि जो हमने वीडियोस देखी हैं जिस तरह से आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो खाने पे तो हाथ बहुत हौला रखते होंगे। एक ज़माना था बहुत ज़्यादा शौक से खाना खाया करता था, और लाहौर के जिस तरह से ज़ुहैब बता रहा है, लाहौर की कोई जगह छोड़ी नहीं। जब लाहौर आना तो कोशिश करना कि घर खाना खाने को ना ही मिले तो अच्छा। तो लेकिन अब थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब मैं ज़रा थोड़ा सिलेक्टिव हो गया हुआ हूँ खाने पीने के मामलों में। डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। डाइट कॉन्शियस के साथ साथ थोड़ा सा ये रियलाइजेशन आ गई है कि एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो इंसान को, ये डीजी फूड अथॉरिटी के बाद ही हुआ है सारा कुछ। कुछ फ़र्क डेफिनेटली वहाँ से पड़ा होगा। आपने सारा कुछ करीब जाके देख लिया, करीब जाके देखा, कुछ चीज़ों को देख के बीमार हुआ। मतलब कुछ ऐसी जगह थी जहाँ से मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मैं एक लाहौर से बाहर निकल के शेखुपुरा के रास्ते में एक हमने अचार बनाने वाली जगह पे विज़िट किया, और वहाँ पे मेरे ख्याल आपके पास फुटेजेस भी होंगी, 2019 की ये बात है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा फंगस लगी हुई थी उस अचार को और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मैं 1-1.5 महीना उसके बाद बीमार रहा। मेरा ऐसा गला ख़राब हुआ, ऐसा इन्फेक्शन हुआ मुझे कि 1-1.5 महीने तक वो इन्फेक्शन मेरा गले का गया नहीं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शंस कर के कम से कम अब लोगों में इस तरह की अवेयरनेस ज़रूर डाल दी है कि लोग खाने से पहले अब जानना चाहते हैं कि चीज़ कहाँ बनी है, कहाँ से बन के आई है, उसकी एक्सपायरी क्या है। और आप की वजह से हमें पता चला खालिस भी कोई चीज़ होती है। हाँ, दूध खालिस, हमें साजिद भाई खालिस दूध का नामो निशान नहीं था शहर में। बिल्कुल हम पता नहीं क्या पीवी जा रहे हैं। इवन खालिस दूध तो खैर एक मिसनोमर है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमें दूध को अगर खालिस कहना पड़े तो कितनी अफसोस की बात है।
यानी कि हम चीज़ों को खालिस जब कहते हैं जब हमें ये शक हो कि जो ओरिजिनल चीज़ है वो खालिस नहीं है। ऐसे ही है। वाई शुड वी कॉल समथिंग खालिस? खालिस लिखने का मतलब ही ये है कि जो आम चीज़ मिल रही है वो शायद खालिस नहीं है। अब तो लोगों ने लिख के दिया था खालिस देसी घी और खालिस दूध जो है ये ऐसे ख़तरनाक मिसनोमर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में अदरवाइज़ एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं कि अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जाली मिल रही हैं, या हम मदीना मक्का लिखना पसंद करते हैं अपनी दुकानों के साथ ये बताने के लिए कि हम खालिस या अच्छी चीज़ें बेच रहे हैं, या हम खालिस लिखते हैं। देसी घी में भी मिलावट है, दूध में भी मिलावट है, और अनफॉर्चुनेट बात है कि खालिस लिखा। ये मिलावट वालों को तो बहुत सख्त सजा देनी चाहिए, इनको तो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा जी, आप ये कह के DIG साहब की तरफ देख रहे हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि सजा किस तरह से दी जा सकती है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो जब सज़ा की बात की तो आपने साजिद साहब की तरफ देखा, तो साजिद साहब तो मुझे बहुत ही कोई पोलाइट से ऑफिसर लग रहे हैं, गुफ्तगू का अंदाज भी बड़ा धीमा सा है। तो ऑफिसर जैसे पोलाइट हो गए तो किस तरह सिस्टम चलेगा? बड़े सख्त आदमी हैं। ये आपको दिखाने के लिए तो पोलाइट होना पड़ता है। यानी आपने कहा कि आज ईद का दिन है, आज हम थोड़ा सा क्रिमिनल्स के लिए अलग होना चाहिए और बाकी आम शहरियों के लिए अलग तरीके से। मुझे अंदाजा हो रहा है बड़ा सख्त किस्म के ऑफिसर हैं, क्योंकि वो जब उन्होंने बात कर रहे थे किसी से फोन पे तो अंदाजा हो रहा था कि साजिद भाई जो है ना वो। हाँ जी, अभी जब हम ब्रेक पे थे तो साजिद साहब फोन पे भी थे। कमिश्नर साहब, कितना आपको अपना एटीट्यूड सिचुएशन के मुताबिक बदलना पड़ता है और कैसे कर लेते हैं हैंडल? इंटरेस्टिंग बात है ये। देखिए, एक अच्छा ऑफिसर वो होता है जिसको सख्ती भी करनी आती हो, नरमी भी करनी आती हो, प्यार भी करना आता हो, गुस्सा भी करना आता हो, मुख्तलिफ सिचुएशंस में सिचुएशन के हिसाब से डील करना। अगर आपने एक ही लाइन फॉलो की तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें और बुरा काम करने वालों में फिर क्या फ़र्क रह गया? अगर आप सबके साथ सख्ती करते हैं तो फिर वो आप कंपटीशन जनरेट नहीं कर सकते। तो आपने जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट करना होता है, जो बुरा कर रहे होते हैं उनको ऐसे बॉस होते हैं कि लोग कहते हैं अच्छा आज नहीं आए तो आज तो बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है। ऐसा तो नहीं लोग आपके बारे में सोचते हैं? यकीनन कहते होंगे। देखें, जब कोई बंदा काम कर, हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट ये है कि मुझे कोई ना उठाए और मैं सोया रहूँ और आराम ही करने को। तो ठीक कह रहे हैं। हम नेचुरली काम नहीं करना चाहते। तो जो काम करवाता है उसके लिए थोड़ा सा इस तरह की फीलिंग जरूर होती होगी। घर में भी होता है ना कि बच्चों को चॉकलेट्स आप लेके दे रहे हो, आइसक्रीम खिला रहे हो, कहते हैं अबू बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। जब होमवर्क के लिए बिठाते कहते हैं ये क्या हो गया अचानक, ये कौन सा आ गया? और ये तो यकीनन ऐसा जरूर होता होगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों में इनकलकेट करे ये हैबिट कि आप खुद से एक चीज को मान के करें। आपने कभी किसी बदमाश को लाइक किया? मतलब आपको लगा यार क्या पर्सनैलिटी है? मुझे आपने ये बात की ना तो मुझे बचपन का अपना एक वाकया याद आ गया। मुल्तान में हम गुलगश कॉलोनी में जिस जगह पे रहते थे वहाँ पर एक बदमाश था, और उस बदमाश की दहशत की वजह से, उसकी हैबत की वजह से हमारी मोहल्ले में हमारी माएँ, हमारी जो बुज़ुर्ग पड़ोसने हुआ करती थी, वो बच्चों को गली में जब वो गुज़रता था बाहर से तो गली में अंदर घरों में कर लिया करती थी कि ये बदमाश यहाँ से गुज़र के जा रहा है, अंदर चले। और मैं आपको बताऊं कि ये बात मुझे आज तक याद है कि जब उसका इंतकाल हुआ, वो घर में शायद वो नशा वशा करता था, तो नशा करके वो कहीं सोया तो वो आदमी उठ नहीं सका। उसकी लाश की बदबू की वजह से लोगों को पता चला कि इस घर के अंदर कोई डेड बॉडी है, और लोगों ने उसकी दीवार फलांग के उसको 2 दिन के बाद वहाँ से निकाला। यानी कि उस तरह का माहौल था कि लोगों, उसकी कोई सोशल ज़िंदगी नहीं थी, उसके साथ लोग मिलना मिलाना नहीं करते थे। आप आज अगर देखें तो माहौल इतना तब्दील हो गया है कि हम बदमाश की शायद इज़्ज़त करते हैं इसलिए क्योंकि हमें ये डर होता है कि हमें उससे नुकसान हो जाएगा। जो आपने मिसाल दी है, इसको जितना ज़्यादा कंडेम किया जाए उतना कम है। फिल्मों में इस एक्शंस की ग्लोरिफिकेशन के एंड में हमेशा एक लेसन होता है। जब आप फिल्मों में दिखाते हैं ना, पंजाबी कल्चर कह लें या मैक्सिकन कल्चर कह रहे हैं या डॉन माफियाज़ कह लें, हर डॉन हर मूवी के आखिर में हारता है। उस मैसेज के अंदर एक आप हीरो बना के किसी और को दिखाते हैं, वो जितना मर्जी वो चीज़ें आप ग्लोरीफाई करें, लेकिन टुवर्ड्स द एंड दिखाते यही है कि जो बुराई है उसको अच्छाई ने मात देनी है। ऐसे है। लेकिन बुराई को बुराई बनाकर और उसको ग्लोरीफाई कराकर पेश करना, एडमॉनिश करना चाहिए इस तरह के एक्शंस को सोसाइटी में, और ये सोसाइटी का काम है। अदरवाइज लॉलेसनेस हो जाएगी। अगर हर शख्स, हर बच्चा, हर आने वाला अगर इस तरह के एक्शंस को ग्लोरीफाई करेगा और कॉपी करने की कोशिश करेगा, जिस तरह साजिद ने बताया कि टिकटॉक पे मुख्तलिफ एंगल्स हैं, वहाँ पर इस तरह की ग्लोरीफिकेशन भी है कि कोई वन व्हीलिंग करेगा तो वन व्हीलिंग की वीडियो बना के दिखा देगा तो कोई बच्चा उसकी नकल करने की कोशिश करेगा।
या वो समटाइम्स आधी बॉडी गाड़ी के अंदर और आधी बॉडी गाड़ी से बाहर निकाल के वो मूवी बनाते हैं, वो शायद वो किसी हिसाब से उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कोई कॉपी करेगा तो वो एक ख़तरनाक एक्शन के तौर पर हो सकता है। ऐसी चीज़ों को ना सिर्फ कंडेम करना चाहिए बल्कि एज ए सोसाइटी हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमने इस तरह की लॉलेसनेस या इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में नहीं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। जैसे ऑन अ लाइटर नोट सर, वो विलन की लाइफ इतनी ज़बरदस्त दिखा के उसको मारते हैं कि लोग कहते हैं कि इसके बाद बंदा मर भी जाए तो खैर है, इतना टाइम ऐसे आप वैसे ठीक कह रहे हैं, ऐसे होता है। हीरो जो सा होता है ना, वो विलन जो गुंडा है वो असल में हीरो प्रोजेक्ट हो रहा होता है। फिर मैं असल में ये कहना चाह रहा था, टिकटॉक पे भी इसी तरह लाइफस्टाइल, गन्स पास हो, बड़ी गाड़ी हो, म्यूजिक चला रहे हो और उसके अंदर हम जार सिगरेट पी रहे हो, कुछ ऐसी चीज कर रहे हो ना, वो कूल दिखाया जाता है। ये कूल है। असल में हमें कूल ये दिखाना चाहिए कि अच्छा काम हो रहा है, लोग अच्छे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये कूल है। मैं इस वाले से तो साजिद साहब एक्टिव हैं कि अब लोगों को इस तरफ लेके आना, इसलिए टिकटॉकर्स को आपने कहा क्यों पकड़े, इसीलिए पकड़े। मुझे लगता है आपकी भी कोई वीडियो कोई पुराने जमाने में बनी हुई है जिसकी वजह से आप सोच तो नहीं रहे कि सर मैं वही तो कहता हूँ, मेरे जैसा बचपन सबको होना चाहिए। मैं वो 80s 90s की यूथ हूँ जिनने मोबाइल बड़े अरसे बाद देखा और वो सारा फिजिकल एक्टिविटी में रहे हैं। वो रेसलिंग भी करता रहा हूँ, मैं सारा कुछ करता रहा हूँ। मुझे मेरी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और इस तरह की चीजों से बड़े दूर थे हम, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, अंदरून शहर में। तो वहां पर ना एक तो अब्बा जी का डर होता है, साथ में अपने 4 चाचों का भी डर रहा है, फिर 4 चाचों के बाद गली के जो 4 चाचे हैं उनका भी डर रहा है कि गली जो इस तरह करके नहीं लंघना, क्योंकि उन्हें अब्बू जी ने दास्ता दे, अब्बा जी ने कूटना सानू। तो ये वाली सिचुएशन खत्म हो गई है, सोसाइटी का नेट खराब हो गया। सर का चीज़ों में फोकस जो फिजिकल स्पोर्ट्स पे होता भी इसीलिए है, गवर्नमेंट का भी है, सर भी इसके ऊपर लाहौर के लिए बड़ी एफर्ट करते हैं कि बच्चे अगर आप मतलब 24 घंटे में, टाइम तो 24 घंटे ही होता है, अब आप अपने आपको किसी कंस्ट्रक्टिव फिजिकल सपोर्ट में या एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। आजकल बच्चे ये कोविड की वजह से सारा मोबाइल और टैब्स इन चीज़ों पे हैं, एक वो अब नॉर्मल सिचुएशन दुनिया सारी के लिए, खाली हमारे लिए नहीं है, बट जनरली फिजिकल रह गए। हमने ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर साहब यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, साथ साथ शहरियों के, लाहौर के शहरियों के लिए उनसे दरख्वास्त है कि ईद की खुशियों में लोगों को ज़रूर याद रखें और अपनी खुशी को इस तरह से ना मनाएं कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने। हमारा चूँकि पुलिस ऑफिसर के तौर पे फिर एंगल शिफ्ट उसी तरफ हो जाता है, अपनी खुशी में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग से परहेज़ करेंगे तो अपनी भी खुशी मनाएंगे और अपने दूसरे जो आपके पास पड़ोस रिश्तेदार अहबाब हैं उनमें से किसी गमी का बायस नहीं बनेंगे। साथ साथ लाहौर पुलिस, आपकी पुलिस है, 319 शोहदा के साथ अभी भी आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। इन सब 319 शोहदा ने आपके कल की के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम सारे, मेरे समेत, IG साहब समेत, CCPO लाहौर समेत सारे ईद की ड्यूटियों में आपके साथ मौजूद होते हैं। तो जो लोग ईद पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ ताउन ड्यूटी के हवाले से भी ज़रूर करना चाहिए और उनको अपने साथ ज़रूर मिलना ज़रूर चाहिए, ईद की उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, ताकि वो जो अपनी फैमिली से दूर ड्यूटी पे ईद मना रहे हैं, जनरली बहुत थोड़े महकमे रह जाते हैं जो ईद की ड्यूटी में अपने छोड़ के जो है एप्रिसिएशन से ही ईद हो जाती है। बिल्कुल, और उनको हम हर दफ़ा, पिछली दफ़ा भी मैंने बहुत सारों को कहा था कि इस ईद पे आप लोग ड्यूटी करेंगे, अगली में देखेंगे, अब अगली फिर आ गई, अगली मतलब इस दफ़ा मैंने फिर वही वाला झूठ चलाया हुआ है। तो आपकी खिदमत के लिए लोग मौजूद हैं, उनका भी ख्याल रखें और अपनी खुशी को किसी पैरामीटर के अंदर बनाएं। जैसे सर ने कहा कि मास्क का ज़रूर ख्याल रखें ताकि हम आगे बाकी शहरों से बेहतर रहें। तो ये मोहब्बतें ही हैं जो आप इनके साथ बांटे या आपके साथ बांटे तो हमारा शहर खुशहाल रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ब्रेक के बाद आ जाए।